सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए 21 में 2020 के डेली जीके डो स्टार्ट करते हैं, जिसमें 10 सवाल भी होंगे और बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगी। चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, डेली कंटेंट मैं बना रहा हूं आपके लिए। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करके वीडियो जाया करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक आधा मिनट मुझे चाहिए था आपको एक छोटी सी बात बोलने के लिए। कुछ दिन से मैं छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, 15 मिनट के आसपास। बट फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट, मैंने काफी असेस किया, इंफॉर्मेशन छूट रही थी, पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज नहीं हो पा रहा था। इस कारण से आई एम बैक टू माय नॉर्मल रिदम। मैं आपकी रिक्वेस्ट को समझता हूं कि आप लोग छोटे वीडियोस चाहते हैं, आप में से कई लोग। बट फ्रेंड्स, मेरा प्राइमरी मोटिव पूरी इंफॉर्मेशन देना है आपको, जो एग्जाम में किसी भी तरह से आ सकती है। तो एग्जॉस्टिवनेस से इंफॉर्मेशन कंप्लीट होना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं नेचुरल लेंथ के वीडियोस बना रहा हूं। हाँ, अगर आपको हिस्ट्री में देखना, आप देख सकते हैं। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, यूट्यूब में जैसे आपने पहले 15 मिनट देख लिया, आप बंद कर दीजिए, दोबारा चलाओगे तो वहीं से स्टार्ट होगा। तो निश्चिंत रहिए, आप जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है कंटिन्यूस देखने में, आप पार्ट्स में देख सकते हैं, ठीक है? पर फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरा पूरा मिशन यही है कि हर जानकारी आप तक पहुंचानी है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। इसलिए मैं इंटेंशनली चीजों को छोटा वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है? सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड फॉलो दीज वीडियोस, क्योंकि कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप हिस्सों में देखिए, परफेक्टली सही बात है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुलबुल और आयला ये किसके नाम है? आपको बताना है बुलबुल और आयला, एंड द आंसर इज साइक्लोन्स के नाम है। ठीक है, आप जानते हैं फ्रेंड्स, कल अम्फन साइक्लोन आया था और मेनली ओडिशा और वेस्ट बंगाल में अफेक्ट किया, काफी सीवियरली अफेक्ट किया, काफी नुकसान हुआ, कुछ मतलब लाइफ्स वगैरह भी गई, प्रॉपर्टी, सब हर चीज को नुकसान हुआ एक तरह से। तो उसमें पूरा रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन वाला काम शुरू होगा। खैर, द पॉइंट इज कि पहले भी साइक्लोन इस तरह के आ चुके हैं इन एरियाज में, उन्हीं के दोनों नाम हैं, बुलबुल और आयला। आपको बताना है नाम, वो आपने बता दिया, ईयर भी जरूरी होता है, मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है? तो बुलबुल आया था 2019 में और आयला आया था 2009 में। ये भी साइक्लोन्स थे, पर अम्फन की इंटेंसिटी जो अभी 2020 में आया है, उसकी इंटेंसिटी इनसे भी ज्यादा है, ठीक है? तो पिछले वाले के नाम पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको नाम बता दिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट विद रिस्पेक्ट टू द वाइजैग गैस लीक केस, ठीक है? सो एक जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने बोला था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनेगी। ये मैंने कवर भी किया था कुछ दिन पहले के वीडियोस में। अब आपको ये बताना है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाई है एनजीटी ने इस गैस लीक केस में, उसको कौन लीड करेंगे? एंड द आंसर इज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जस्टिस बी शेष सयन रेड्डी, ठीक है? ये आंध्रा हाईकोर्ट जो है उसके फॉर्मर जज रह चुके हैं, ठीक है? आंध्रा हाईकोर्ट के फॉर्मल जज जस्टिस बी शेष सयन रेड्डी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम होगा फ्रेंड्स अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है? एक तो ये नाम की बात है। दूसरा, ये नाम तो पहले आ चुका था, जो मैंने आपको बताया आज। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है इस पूरे इशू के ऊपर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल देख लीजिए द हिंदू न्यूज़पेपर से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है इंटरफेरेंस विद द एनजीटी ऑर्डर। एलजी पॉलीमर जो कंपनी है, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, मतलब इस जो जजमेंट आया था एनजीटी के उसके ऊपर, जो कंपनी है जो अफेक्ट, मतलब जिस कंपनी का प्लांट था जहां से गैस लीक हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे अगेंस्ट द एनजीटी ऑर्डर, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करना से मना कर दिया, ठीक है? एक्चुअली क्या बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो देख लो। So Supreme Court did not interfere on Tuesday with an order passed by National Green Tribunal. अब ये ऑर्डर क्या था? This order was कि LG Polymer have to pay 50 करोड़ as interim compensation, आगे और भी हो सकता है, ये interim है सिर्फ, for the gas leak at its Visakhapatnam plant, and set up a 5-member fact-finding committee to inquire into the incident leading to the death of several innocents. काफी डेथ्स हुई थी वहां पे। अब देखिए यहाँ पे, ये एनजीटी का ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट एलजी पॉलीमर सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने से मना कर दिया, ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच ने केस सुना है? इट वॉज अ 3 जज बेंच विच वॉज लेड बाय जस्टिस यू ललित, ठीक है? एंड वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुए। एलजी पॉलीमर वाले जो जो पूरा उनका टीम थी, उन्होंने काफी पॉइंट्स रखे, बट ये जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, अफेक्ट नहीं, उन्होंने इंटरवीन करने से मना कर दिया, ठीक है? सो दिस बेंच डिड नॉट बज डिस्पाइट, अब दूसरी तरफ का पक्ष सुनिएगा, डिस्पाइट एलजी पॉलीमर्स इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, हाईलाइटिंग, अब क्या बोला? अब एलजी पॉलीमर का पक्ष देखिए वो क्या बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। मल्टीपल कमिटीज हैव बीन फॉर्म्ड बाय सेवरल बॉडीज इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट,
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड द सेंटर इनटू द गैस लीक। तो ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत कमिटी, बहुत सारे बॉडीज बना चुकी है, एनएचआरसी बना चुकी है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बना चुकी है, सेंटर बना चुका है, तो इस नए वाले की जरूरत नहीं थी जो एनजीटी ने बनाया, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, एक चीज और देख लो, द कंपनी एलजी पॉलीमर्स also questioned how the NGT could take suo motu cognizance of the gas leak and form a fact-finding committee which is led by former High Court judge, former Andhra High Court judge Justice B. Shes Sayana Reddy, when the High Court, a constitutional court, was already seized of the matter। तो ये बोल रहे हैं कि एनजीटी इस इशू का सुओ मोटो मतलब अपने आप से, किसी ने फाइल नहीं किया, अपने आप से कैसे कॉग्निजेंस ले सकता है, जबकि हाई कोर्ट भी इस इशू को देख रहा है। ठीक है, ये उनके पॉइंट्स। ठीक है, मैं पर्सनली एग्री नहीं करता हूं, मुझे लगता है कि एनजीटी ऑब्वियसली भाई इतना इंपॉर्टेंट, इतना ड्रास्टिक और इतना डेंजरस इवेंट हुआ है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देख ही सकता है मेरे हिसाब से, मतलब इट्स अ पर्सनल ओपिनियन। बाकी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया, आगे क्या होता है देखना पड़ेगा, फिलहाल का अपडेट तो यही है। ठीक है, बट रोहतगी जी जो उनके वकील है एलजी पॉलीमर्स के, उन्होंने क्लैरिफाई किया है दैट the company did not intend to create any deliberate roadblocks and had already deposited 50 crore rupees with the district magistrate as ordered by the tribunal। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हम किसी भी प्रोसीडिंग में बाधा नहीं पहुंचाना चाहते, 50 करोड़ रुपए हम लोग पहले ही डीएम के पास सबमिट कर चुके हैं, पर फिर भी अपील यहां पे वो कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला है, द सुप्रीम कोर्ट मियरली टोल्ड द कंपनी टू रेज दीज क्वेश्चंस व्हेन द केस कम्स अप फॉर हियरिंग ऑन 1 जून। इट केप्ट द कंपनीज पिटिशन पेंडिंग फॉर कंसिडरेशन ऑन जून 8। पेंडेंसी है, देखिए जून में क्या होता है, फर्स्ट वीक की बात यहां पर रहेगी, फॉलो अप करेंगे हम लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा इशू। आगे चलते हैं, ये आप जो जज हैं उनका फोटो देख सकते हैं, ही इज द फॉर्मर जज ऑफ द, नाम आप यहां पे देख सकते हैं, नाम में टू बी ऑनेस्ट थोड़ा भूल जा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है, तो बी शेष सैन रेड्डी, तो जस्टिस रेड्डी का फोटो आप यहां पे देख सकते हैं, आंध्रा हाईकोर्ट के फॉर्मर जज। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसका आंसर देख लो, केपी शर्मा ओली, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। पहले तो इंडिया नेपाल के बहुत अच्छे रिलेशंस थे, अभी भी स्टेबल रिलेशंस हैं, बट हाँ जब से ये पीएम बने हैं थोड़े टसल्स बीच में आते रहते हैं, और अभी एक और इशू, मेजर इशू रेज हो गया है। इशू सुना होगा आपने, मैं काफी दिन से कवर कर रहा हूं, क्या इशू याद आया? याद आया नहीं? कैलाश मानसरोवर की जो रोड बनाई थी हमने, इंडिया ने रोड बनाई थी कैलाश मानसरोवर की, उत्तराखंड में धारचूला से लीपू लेक 80 किलोमीटर की रोड थी। उसमें से जो लीपू लेक में रोड है, लीपू लेक पास का जो एरिया है, जो काला पानी एरिया बोलते हैं, उसे नेपाल भी क्लेम कर रहा है। ठीक है, कि वो उनका एरिया है। तो ये उस ट्राई जंक्शन की बात चल रही है जहां पे कौन है, तिब्बत है, उत्तराखंड है इंडिया का, और नेपाल है, उस ट्राई जंक्शन की बात चल रही है। अब उसमें नेपाल ने एक नया मैप जारी किया है अपना, जिसमें कुछ हमारे एरिया को अपना बताया है, तो थोड़ा इशू एस्केलेट हुआ है। खबर पढ़ो आप पहले द हिंदू न्यूज़पेपर की। तो नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप यहां बनाया है और इंडिया ने बोला है कि ये मैप अनएक्सेप्टेबल है। तो बेसिकली नेपाल जो काफी अच्छा पार्टनर था इंडिया का, उसका इस तरह से रजिस्ट करना, ये सीरियस बात है। अब क्या बैकिंग है, क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं, बट इसे बहुत स्मार्टली डील करना पड़ेगा, नॉट अ वेरी गुड साइन। अब इशू देख लो। ठीक, नेपाल्स न्यू ऑफिशियल मैप इज आर्टिफिशियल एंड अनएक्सेप्टेबल टू इंडिया, ऐसा बोला है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आफ्टर नेपाल, या काठमांडू बोल लीजिए, अनवील्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप दैट क्लेम्ड काला पानी, लिम्पी यदुरा एंड लिपू लेक ऑफ उत्तराखंड एज पार्ट्स ऑफ इट्स सॉवरेन टेरिटरी। और इशू शुरू कहां से हुआ था, उस रोड से, धारचूला से लिपू लेक वाली रोड से, 80 किलोमीटर की रोड से। ठीक, तो उससे अब उन्होंने नया मैप जारी किया जिसमें इन 3 एरिया जो उत्तराखंड के हैं उनको अपना क्लेम किया है, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। हमने इसको रजिस्ट किया है, और हमने क्या बोला इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, दिस यूनिलैटरल एक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड एविडेंस, it is contrary to the bilateral understanding to resolve the outstanding boundary issues through diplomatic dialogues. Such artificial enlargement of territorial claims will not be accepted by India। तो हमने बोला है कि ये आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ द एरिया है, टेरिटरी है, और ये यूनिलैटरल है, कोई डिप्लोमेटिक, बोथ दोनों तरफ के मैटर्स, मतलब दोनों तरफ से डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व नहीं करा गया है, यूनिलैटरल काम करा के इसको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो अब ये बात करी गई है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मतलब पहले का इशू देख लीजिए,
The new map was launched at a press conference in Kathmandu by Minister of Land Management Padma Kumari Aryal, who said the government of Prime Minister KP Sharma Oli is committed to protecting the territorial integrity of the country। तो वो अपना इशू चला रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नया मैप पे और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट जो केपी शर्मा ओली के अंडर है, दे आर कमिटेड टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री ऑफ नेपाल। हम लोगों ने बोला है गलत है, क्योंकि उत्तराखंड का एरिया हमारी कंट्री का एरिया है। ये थोड़ा इशू क्रॉप अप हो रहा है, इसको स्ट्रेटेजिकली संभालना पड़ेगा इससे पहले कि थोड़ा आउट ऑफ द वे जाए अपना। ठीक, इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप करना पड़ेगा फ्रेंड्स इस चीज को। चलो, एक और रिलेटेड इशू, रिलेटेड नहीं मतलब ये कंप्लीटली अलग इशू है, बट एक बाउंड्री इशू है, इसलिए मैंने रिलेटेड बोला। आप जानते हैं ना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी मतलब होता है फ्रेंड लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री को, और एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है इंडिया चाइना की बाउंड्री को बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक आप जानते हैं ना स्कर्मिश या एक टसल टाइप की हुई थी दोनों आर्मीज के बीच में, उस पर चाइना ने इंडिया को अक्यूज कर दिया। ठीक, तो दोनों तरफ के पक्ष अपना साइड प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें अपडेट देख लीजिए। सो चाइना हैज अक्यूज द आर्मी, इंडियन आर्मी, of crossing into the territory and blocking its patrol and attempting to unilaterally change the status on the line of actual control between the two countries in Sikkim and Ladakh। ठीक है, तो ये चाइना का एलिगेशन है। एंड as both sides increase troop strength at points of conflict along the LAC, sources indicates that military commanders are holding talks to defuse the situation। सिचुएशन इसी तरह से मतलब कि बाउंड्री पे एस्केलेट कर जाती है बॉर्डर्स पे, तो इसलिए मिलिट्री कमांडर्स लगातार मिल रहे हैं ताकि डिफ्यूज करा सके, थोड़ी शांति बनाई जा सके। बट दोनों तरफ से एलिगेशंस आ रहे हैं, थोड़ा बिल्डअप भी हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है, एक दो चीजें और देख लीजिए। ये जो चाइना बोल रहा था यहाँ पे, द इंडियन आर्मी क्रॉस द लाइन अक्रॉस द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द सीनो इंडियन बॉर्डर एंड द सिक्किम सेक्शन टू एंटर द चाइनीज टेरिटरी। ठीक है, और हमारी मिनिस्ट्री ने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया इसके ऊपर। उन्होंने एक और बात बोली है कि जो चाइना ने बोला है, चाइनीज साइड हैज टेकन अप द मैटर विद इंडिया, आस्किंग इट टू इमीडिएटली विड्रॉ द पर्सनल्स अलोंग द लाइन, रिस्टोर द स्टेटस क्यू ऑफ द रिलेवेंट एरियाज, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट द फ्रंट लाइन ट्रूप्स and observe the important consensus reached by the leaders of the two countries and the agreement signed by the two sides and jointly maintain peace and stability in the border areas। ठीक है, ये लोग कुछ ज्यादा ईमानदार बनते हैं चाइना वाले। ऐसा नहीं कि उन्होंने सब कुछ सही किया है, गड़बड़ यहां से भी होती है, पर डिप्लोमेटिकली सब लोग सही बात बोलते हैं, तो डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि गड़बड़ इनकी तरफ से भी हुई होगी। बट इशू तो है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया चाइना का इशू चल रहा है और इंडिया नेपाल का भी चल रहा है। दोनों इश्यूज को काफी स्ट्रैटेजिकली निपटाना पड़ेगा, दोनों सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, और यहां पे देखो ऑफिसर हमारी तरफ से क्या बोला गया कि डिलिब्रेशन चल रहे हैं और देखो चीजें क्रूशल स्टेज पर है। तो वही मैं आपसे बोल रहा था, इन दोनों इश्यूज को हमको बहुत सीवियरली और सीरियसली फॉलो अप करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। चलो ये कई बार एग्जाम में आता है, यूपीएससी से लेकर बैंक एसएससी हर एग्जाम में देखा है मैंने, जैट वगैरह में, जहां पे भी एमबीए एंट्रेंस में भी जीके आता है कि एक नाम दे देगा जो हम में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा और पूछेगा ये क्या होता है। ठीक है, जिन्होंने सुना है उनके लिए तो बड़ा आसान होता है। बताओ सेरिबेरस क्या होता है, सेरिबेरस क्या होता है? 10 सेकंड में आपके पास, सोचो एक बार क्या हो सकता है। सेरिबेरस क्या होता है, बताओ आंसर। एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसे ट्रोजन होता है ना, वैसा ही एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब से कोविड-19 की प्रॉब्लम आई है तब से साइबर थ्रेट भी थोड़े से बढ़ गए हैं, तो उसके अलर्ट्स आते रहते हैं। वैसे एक अलर्ट के ऊपर एक आर्टिकल है द हिंदी न्यूज़पेपर से। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, इट हैज सेंट एन अलर्ट टू ऑल द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड द सेंट्रल एजेंसीज on a malicious software threat that uses an update related to the COVID-19 pandemic। तो फ्रेंड्स, कभी भी किसी अनजान एसएमएस मैसेज पे कोई रिप्लाई या कभी भी किसी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए आपको। कोई भी इंफॉर्मेशन कभी डिस्क्लोज मत करिए, ये आप जानते हैं। बैंक्स वगैरह की तरफ से भी आपको इंफॉर्मेशन आती रहती है कि कोई भी जानकारी इस तरह से मत दीजिए, केयरफुल रहिए प्लीज। ठीक है, नाउ दिस अलर्ट इज रिलेटेड टू द बैंकिंग ट्रोजन एंड सेरिबेरस। ये वर्ड है सेरिबेरस। इट हैज बीन, थोड़ा मिटा दो वरना आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, सेरिबेरस, इट हैज बीन सेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम द इंटरपोल। ठीक है, इट इज प्राइमरीली यूज्ड टू स्टील फाइनेंशियल डेटा सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स। तो कई बार यूपीएससी के मेंस में भी जो सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप ऐसे एग्जांपल्स वहां पे कोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस मैलिशियस सॉफ्टवेयर टेक्स एडवांटेज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक to impersonate and send SMS using the
ल्यूर ऑफ कोविड 19, ल्यूर मतलब एक दाना डालते हैं ना अट्रैक्ट करने के लिए, उस तरह की बात है, ल्यूर of COVID-19 related content to download the embedded malicious link. It deploys its malicious application, usually spread via phishing campaigns, to trick the users into installing it on their smartphones. ठीक है? The Trojan can also use overlay attacks to trick victims into providing personal information and can capture two-factor authentication details. तो बड़ा ही खतरनाक और ट्रिकी रास्ता यूज करते हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ पे नकली काम चल रहा है, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, और इंटरपोल भी ये पूरी अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है और अलर्ट जारी कर रहा है। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन विद द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे इंडिया में सीबीआई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल सवालों के लिए भी फ्रेंड्स और सब्जेक्टिव के लिए भी। आगे चलते हैं। वैप, वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम, दिस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एंड द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। ये कोलैबोरेशन है इंडिया और यूएस के बीच में। ये आर्टिकल देख लो आप, पहले मैं आपको इस लाइन पे ले जाऊंगा, इस पैराग्राफ में, इस वाले पे। वैप और द इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम, इट इज अ 33-year कोलैबोरेशन बिटवीन यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब डीबीटी, एंड द आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अलॉन्ग विद अदर पार्टनर्स। ठीक है, तो इसके तहत डिसाइड करा गया कि इंडिया और यूएस कोलैबोरेट करेंगे वैक्सीन ट्रायल्स के लिए। ठीक, तो ये देख लो आप, इंडिया एंड यूएस प्लान्स टू वर्क टुगेदर ऑन वैक्सीन रिसर्च एंड टेस्टिंग फॉर कोविड-19, ऐसा कहा यूएस के हेल्थ ऑफिशियल ने, लिस्टिंग अ नंबर ऑफ अदर वेज इन विच द टू कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, and in the context of the current pandemic, partners under the vaccine action program are planning to collaborate on the development and testing of vaccine candidate and diagnostics for COVID-19। तो ये पूरा काम चल रहा है। और इसके अलावा आप जानते हैं फ्रेंड्स कि वेंटिलेटर्स भी 200 के आसपास इंडिया में आने वाले हैं, उसमें से 50 वेंटिलेटर्स फ्रॉम द यूएस आर एक्सपेक्टेड वेरी शॉर्टली एज अ पार्ट ऑफ टोटल 200 वेंटिलेटर्स। तो 50 काफी जल्दी आने वाले हैं, जिनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? यूएसएआईडी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएआईडी। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ $5 million फंडिंग अनाउंस्ड टू डेट फॉर इंडिया। ठीक, तो 200 में से 50 की जल्दी आने की चांसेस है, पर वैप प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पार्टनर एजेंसीज जो भी हैं उनके नाम भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट होगा ये। आगे चलते हैं। 6th, एक लॉरस लैब है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, वैसे तो काफी जगह इसके सेंटर्स हैं, बट मेन हैदराबाद में। इस लैब को यूएसएफडीए, ठीक है, यूएसएफडीए का अप्रूवल मिल चुका है 2 ड्रग्स के लिए, टीएलई 400 और टीएलई 600। ये ड्रग्स किसके हैं आपको बताना है, एंड द आंसर इज ये एचआईवी ड्रग्स है। आर्टिकल देखिएगा हिंदू के इकोनॉमी वाले पेज में। सो ये जो है यूएसएफडीए मतलब यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यहां से अप्रूवल लेना होता है। लॉरस लैब को मिला है ये, और 2 नई ड्रग्स के लिए। ठीक है, अब देखिएगा अंडर पीईपीएफएआर, प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड रिलीफ, इस पीईपीएफएआर के अंडर इनको अप्रूवल मिला है। फुल फॉर्म जरूरी हो सकता है, ये लिखा हुआ है प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ। ठीक है, कौन सी ड्रग्स के लिए? टीएलई 400 और टीएलई 600। फुल फॉर्म देख लो, टेनोफोविर, लैमिवुडीन और एफेविरेंस। ये नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, बस टीएलई याद रख लीजिए, काफी रहेगा। ठीक, एंड ये पूरी कहानी यहां पे, बाकी जरूरी नहीं है। इट इज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इन द एंटी रेट्रोविरल सेगमेंट टू रिसीव एन अप्रूवल। एंटी रेट्रोविरल एक्चुअली जो एचआईवी का ट्रीटमेंट चलता है ना, उस ट्रीटमेंट को बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल। एंटी रेट्रोवायरल, उसी की ये ड्रग्स को अप्रूवल मिला है यहां पर। ठीक है, तो लैब का नाम हैदराबाद में है, यूएसएफडीए से अप्रूवल मिला है, प्रोग्राम का नाम जो मैंने आपको एरो बनाया है, और उसके अलावा इन दोनों ड्रग्स का नाम। अप्रूवल किससे मिला है वो पूछेगा आपसे, इतनी जानकारी जरूरी होगी फैक्चुअल सवालों के लिए। सब्जेक्टिव में सब नहीं आएगा, ठीक है, पर फैक्चुअल में आ सकता है। आरपू, ARPU, टेलीकॉम रिलेटेड वर्ड से फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने टेलीकॉम की न्यूज पढ़ते होंगे तो वर्ड आपको हर आर्टिकल में मिलता होगा। ठीक, फुल फॉर्म एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। हम में से कुछ लोग 50 का रिचार्ज कराते हैं, कुछ लोग 1000 का कराते हैं, मिला के जो पूरा एवरेज निकलता है पूरे कस्टमर बेस का, उसे आरपू बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। और किसी भी कंपनी की स्टैंडिंग या रेवेन्यू जजमेंट करने के लिए, फाइनेंशियल सिचुएशन देखने के लिए, आरपू का फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से जज करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है पूरे सेक्टर की या किसी कंपनी की।
अब एक आर्टिकल देखिएगा हिंदू न्यूज़पेपर से, भारतीय एयरटेल के फाइनेंशियल रिजल्ट आए थे जो थोड़े नेगेटिव आए इस बार, तो उसी में आरपू वर्ड का एक एक अच्छा इंप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा कि क्या इसका यूज होता है। ठीक, सो इन्होंने बोला है, गोपाल विट्ठल कौन है पहले वो देख लीजिए, ही इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया ऑफ भारतीय एयरटेल। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल के इंडिया और साउथ एशिया के ये एमडी एंड सीईओ है, फोटो आप देख सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि even though telecom industry has witnessed some repairs, more sectors more needs to be done on tariffs which are still unsustainably low। फ्रेंड्स, कई बार आपसे पूछते हैं जीडीज में, इंटरव्यूज में या एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, सेक्टर एनालिसिस के बारे में, तब इंडिविजुअल कंपनी जो कि इतनी बड़ी कंपनी है उसकी इंफॉर्मेशन, उसके ओपिनियंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो ये कह रहे हैं कि अभी भी जो टैरिफ है टेलीकॉम सेक्टर के, वो सस्टेनेबल नहीं है, बहुत लो है, थोड़े बढ़ने चाहिए, तभी कंपनीज थोड़ा फायदे में आएंगी। अब यहां देख लो, द कंपनी एयरटेल, इट पोस्टेड अ लॉस ऑफ ₹5,237 करोड़ फॉर जनवरी मार्च 2020 क्वार्टर बिकॉज ऑफ ड्यू टू एन एक्सेप्शनल चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। ठीक है, तो कुछ ड्यूज जो थे, स्टैट्यूटरी ड्यूज, आप जानते हैं कि एक एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था इन कंपनीज के अगेंस्ट। उन सब कहानियों को ड्यूज का असेसमेंट, रीअसेसमेंट करने पर, कुछ चेंजेस करने पर ये लॉस निकल के आया। अब इस दौरान ये जो क्वार्टर की रिपोर्टिंग करी, कौन सा क्वार्टर, जनवरी मार्च 2020, इस वक्त कितना आरपू था, 154 एयरटेल का। ठीक है, पर वो उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये 200 होगा, और वही बोल रहे हैं कि 154 का उससे पहले कितना था वो देख लो आप, अक्टूबर दिसंबर 2012, उसकी बात कर लो 135 था, और उससे एक क्वार्टर पहले की बात करे जाए, मतलब यही क्वार्टर एक साल पहले की बात करें तो 123। ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, आप इतना याद रखो, 2012 से एक साल पहले 123 था, फिर 135 हुआ, अभी 154 है। ये लोग आगे 200 की उम्मीद कर रहे हैं कि पर कंज्यूमर ऑन एन एवरेज 200 रुपए खर्चा या रेवेन्यू कंपनी को होगी। ठीक है, मतलब हर यूजर से ऑन एन एवरेज कंपनी 200 कमाएगी। ठीक, फिलहाल कितना कमा रही है, 154, ये डेटा अभी का है, 154। पर यही कह रहे हैं विट्ठल साहब कि ये सस्टेनेबल नहीं है। ठीक, ये आर्टिकल देखो आप, दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ अ सीईओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी बिलीव we believe that an ARPU of 154 is inadequate to turn a reasonable return on capital as a company, and remain hopeful that ARPU will get to 200 in the short term and eventually to 300, which is where it should be for a business like ours। लगभग उन्होंने बोला सही लेवल 300 होता है, अभी तो 154 पर ऑलमोस्ट डबल की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स even at this level of ARPU we believe that we will be very well placed to serve all the lower end customers who may have the capacity to pay ₹100 or less। ठीक है, और उन्होंने एक और बात बोली है कि while there would be some growth in ARPU because of the upgradation from 2G to 4G, तो जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं 2G से 4G, उससे आरपू बढ़ेगा, बट फिर भी फिलहाल उनके टैरिफ्स अनसस्टेनेबल हैं, काफी लो हैं। तो ये ओपिनियन है एक सीईओ और एमडी का भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी का। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इकोनॉमी के लिए फैक्चुअल चीज तो मिलती है टेलीकॉम सेक्टर की, पर ये ओपिनियंस भी इंपॉर्टेंट है। आप ये बात पढ़ के अपना ओपिनियन क्वेश्चंस में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, ताइवान के प्रेसिडेंट का नाम बताना है, आंसर इज साई इंग वेन। इनका दूसरा टर्म शुरू होने वाला है। ठीक है, और आप जानते हैं ताइवान की बात क्यों चल रही है, बिकॉज ऑफ टसल विद चाइना। चाइना बोलता है ताइवान उनका हिस्सा है हांगकांग की तरह, पर ताइवान नहीं चाहता ऐसा, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेटस मिलना चाहिए, नहीं मिला, इसलिए यूएस भी गुस्सा है, ताइवान भी गुस्सा है, और सब लोग बोल रहे हैं, खासकर यूएस बोल रहा है कि डब्ल्यूएचए और डब्ल्यूएचओ चाइना के प्रेशर में काम करते हैं, इसलिए ताइवान को नहीं बुलाया गया अभी जो 73rd मीटिंग हुई थी उसमें। ठीक है, सो सवाल एक्चुअली ये है कि ताइवान की जो प्रेसिडेंट है साई इंग वेन, शी वॉज स्वेन इन ऑन वेडनेसडे, कल, फॉर अ सेकेंड टर्म। तो ये दूसरी बार बनी है। ठीक, पहली बार शायद 2016 में बनी थी। हाँ, 2016 में इनका पहला टर्म का हुआ था जब इनको बनाया गया था प्रेसिडेंट। अब इनका दूसरा टर्म 2020 से भी शुरू हो रहा है, कल, मतलब 20 मई से चालू हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे ये चीज देखिएगा, हमारे कई एमपीज ने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अब जो इशू है और उसमें इंडिया का स्टैंड क्या है वो देखिएगा। जब 2016 में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, उस सेरेमनी में
India had at the last minute decided against sending 2 MPs to attend the event, concerned about the possible fallout on ties with China. तो जो फंक्शन होता है ना, जहां पे जैसे हमारे यहाँ के भी मंत्री को पोस्ट दी जाती है, जब पूरा फंक्शन होता है उसमें काफी लोग के और देशों के लोगों को बुलाया जाता है। तो जब ये ताइवान में फंक्शन 2016 में भी हो रहा था, तो हमारे यहाँ से भी लोगों को बुलाया गया था। 2 MPs जाने वाले थे पर उनको नहीं भेजा गया। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि इस तरह से हमारे रिलेशन चाइना से खराब हो जाएंगे, ठीक है। एंड गए इंडिया से लोग, पर एमपीज नहीं गए। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? बाय सोहांग सेन, द एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया ताइपे एसोसिएशन, ठीक। तो 2 MPs जाने थे, उनको मना करा गया, उनको नहीं भेजा गया। उनकी जगह इंडिया की तरफ से, मतलब गए इंडिया की तरफ से, बट बड़े लोग नहीं गए। मतलब मैं नहीं कह रही कि छोटे, पर आप बात समझ रहे हैं ना, कि एमपीज नहीं गए पर फिर किसी और को भेजा गया। किसको भेजा गया? जो एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया ताइपे एसोसिएशन थे, जिनका नाम था सोहांग सेन, ठीक है। अब देखिएगा इंडिया की बात। यहां पे इंडिया डज नॉट हैव अ फॉर्मल मिशन इन ताइपे, मतलब हमारी कोई एम्बेसी ताइपे में नहीं है। ताइपे कैपिटल है ताइवान का। एज इट इज अमंग 179 आउट ऑफ 194 मेंबर स्टेट ऑफ यूएन दैट डू नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान, ठीक है। क्लियर? क्योंकि हम ताइवान को चाइना से अलग हिस्सा नहीं मानते थे। चाइना में तो एम्बेसी है, ताइवान में नहीं है। पर अब इशू निकल के आ रहा है, ताइवान चाहता है कि उनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिले, ठीक। खासकर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में तो इशू थोड़ा क्रॉप अप हो रहा है। खासकर यूएस उस इशू को और ऊपर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हम बीच में फंसेंगे तो हमें एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, ठीक। अब साई साई इंग वेन, जो प्रेसिडेंट है ताइवान की, उन्होंने क्या बोला है? दीज ओपिनियंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा ध्यान से। साई ने यह बोला है, she called for Taiwan and China to have a dialogue, but ruled out any likelihood of a one country, two system framework that China has proposed along the line of its administration over Hong Kong, which returned to China in 1997. इन्होंने क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बोला है, इस पूरे इशू पे, जो पूरा इशू चल रहा है कि ताइवान अलग या एक है, चाइना और ताइवान को बात करनी चाहिए, पर किसी भी तरह से ताइवान को हांगकांग सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। ताइवान कभी भी ये नहीं मानेगा कि वन चाइना टू सिस्टम, मतलब ताइवान चाइना का ही पार्ट है पर सिस्टम दो है, नहीं, ये ताइवान नहीं मानेगा, जो कि हांगकांग में चलता है, ठीक है। हांगकांग को चाइना को 1997 में वापस करा गया था, तब से हांगकांग में क्या चलता है कि हांगकांग चाइना का ही पार्ट है पर सिस्टम अलग है। सो वन चाइना टू सिस्टम, ताइवान ने बोला है नहीं, जो आपने हांगकांग में किया वो हमारे साथ नहीं कर सकते। और क्या हो सकता है उस पर बातें करने के लिए हम तैयार है, पर ये नहीं चलेगा। तो साई इंग वेन बहुत स्ट्रांग स्टैंड लेती हैं ताइवान की तरफ से चाइना के अगेंस्ट। शी इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रांग लेडीज, एंड बट चाइना इज ऑल्सो वेरी पावरफुल कंट्री, तो ये प्रोटेस्ट करना तो आसान नहीं होता, इसलिए हमें डेवलपमेंट पूरा फॉलो करना पड़ेगा यहां पे। और ये देख लो आप, उनकी एक और बात, वी विल नॉट एक्सेप्ट द बीजिंग अथॉरिटी यूज ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम टू डाउनग्रेड ताइवान एंड अंडरमाइन द क्रॉस स्ट्रेट स्टेटस। तो हम बीजिंग को ऐसा नहीं करने देंगे, इससे हमारा डाउनग्रेड होगा, ठीक है। और कई और लोगों ने कांग्रेचुलेट किया है उनको, खासकर यूएस के लोग देख सकते हैं आप। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, और पूरी लाइन यहां पे लगी हुई है। जो बिडेन, जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट होने वाले हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट अभी इलेक्शन में खड़े होंगे इस साल के एंड में, सब लोगों ने कांग्रेचुलेट किया है साई इंग वेन को। तो ताइवान को एक तरफ से सपोर्ट है, पीछे से यूएस का। क्लियर? अब देखते हैं क्या इश्यू होगा, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, डिटेल में नहीं जाना है पर आपसे पूछ सकते हैं, स्टैनिस्लॉस्की मेथड, ये किससे रिलेटेड है? एंड द आंसर इज एक्टिंग, थिएटर या ड्रामा की जो फील्ड होती है ना, उससे वर्ड रिलेटेड है स्टैनिस्लैव्स्की। पूरा समझना नहीं है आपको, बट आर्टिकल देखिएगा। लॉकडाउन की वजह से फ्रेंड्स एक्टिविटीज काफी रुकी हुई हैं, और आप जानते हैं कि ऑनलाइन हर चीज, टीचिंग भी बढ़ रही है, एक्टिविटीज भी बढ़ रही है, कॉन्फ्रेंसेस बढ़ रही हैं। इस कारण से जो एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उन्होंने भी अपने ऑनलाइन टीचिंग वेबिनार्स चालू कर दिए हैं, ठीक है। तो वही पूरा आर्टिकल है जो आप पढ़ सकते हैं, हिंदू न्यूज़पेपर का है। बट उसमें एक बात थोड़ा मुझे क्वेश्चन के लिए जरूरी लगी, वो ये देखो, स्टैनिस्लॉव्स्की मेथड ऑफ एक्टिंग, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो पहला पूरा है, बस ये पैरा बता दूं मैं आपको। स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग वीडियोस ऑफ देमसेल्फ ड्यूरिंग योगा पोजेस, making stage lighting plans and practicing the Stanislavski method of acting have all become part of National School of Drama online learning initiative during the COVID-19 lockdown, ठीक है। बाकी पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा आप।
एनएसडी के डायरेक्टर इंचार्ज का नाम देख लो, सुरेश शर्मा। पर ये एक्टिंग की जो स्टाइल है इसका नाम पूछ सकते हैं, क्या होती है वो नहीं पूछेगा आपसे, पर नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में, पर ये चीज एग्जाम में आने की चांस काफी होती है। चलो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? आज ही लॉन्च होने वाली है, एंड द आंसर इज छत्तीसगढ़। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पे। इस स्कीम के हिसाब से क्या होगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए स्टेट स्कीम्स का डिटेलिंग पूरा नहीं पूछते, पर बेसिक्स पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, चलिए वैसे ध्यान रखिएगा, भूपेश बघेल जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, स्कीम क्या वो देख लीजिए। फार्मर्स इन छत्तीसगढ़ वुड गेट अप टू 13,000 रुपीज पर एकड़ पर ईयर अंडर दिस न्यू प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक तरह का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो पर एकड़ पर ईयर 13,000 रुपए तक मिलेंगे के फार्मर्स को इन दिस न्यू इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इट इज अनाउंस्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। द राजीव गांधी किसान न्याय योजना विल किक ऑफ ऑन थर्सडे, मतलब आज, which is the 19th death anniversary of the former prime minister राजीव गांधी। ठीक है, इस स्कीम के हिसाब से द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1500 करोड़ वुड बी डिसबर्स्ड अमंग 18 लाख फार्मर्स। मोर देन 80% ऑफ देम विल बी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। एनुअल कॉस्ट ऑफ द स्कीम वुड बी 5,700 करोड़ रुपीस। बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। एंड बहुत सारी क्रॉप्स कवर होंगी, राइस, मेज, शुगर केन टू बिगिन विद, धीरे धीरे बाकी क्रॉप्स को भी इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इतना काम जरूरी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें अलॉन्ग विद ऑल दी डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा अब देखिए, अब यहां पे बात बनी, हर खबर के हर एंगल कवर कर पाए। वो एंगल में छोड़ दूं तो खबरें और वीडियो छोटा बन जाता है, बट एग्जाम में नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं पूरी चीज कवर करूंगा। आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो पार्ट्स में देखिए, बट चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।